नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। नेटो सदस्यों ने यूक्रेन की नेटो सदस्यता को लेकर अडिग रहने की बात कही है। इसके अलावा नेटो सदस्यों ने कहा है कि वो यूक्रेन की और अधिक मदद करेंगे, सैन्य मदद भी करेंगे। इसके अलावा 43 अरब डॉलर देने की बात भी कही है। आज कर्नाटक के 2 कांग्रेस विधायकों के घरों पर ईडी पहुंची और ईडी ने छापेमारी की। इसको लेकर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्यों के ऊपर ईडी भेजकर कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला कर रही है। एक नया तनाव गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ केंद्र का देखने को मिल रहा है। आज हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में विधानसभा चुनाव को लेकर अलायंस हो गया है। इंडियन नेशनल लोकदल 53 सीटों और बहुजन समाज पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती की पार्टी है और दलितों की पार्टी माना जाता है, और इंडियन नेशनल लोकदल ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है। उनके बेटे अभय चौटाला इस समय इंडियन नेशनल लोकदल को लीड करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रिया से वापस भारत में लौट आए हैं। वहां पर उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। उनकी ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं यूक्रेन के मामले में देखी जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहीं ना कहीं रूस जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय कुमार ने अपने आप को इस सुनवाई से अलग कर लिया है। इसके बाद मनीष सिसोदिया की जमानत पर एक बार फिर से नए सिरे से कहीं ना कहीं सुनवाई होगी और एक नया बेंच इस पूरे मामले को देखेगा। संजय कुमार ने कहा कि ये मेरा कोई निजी कारण है, इस करके मैं अपने आप को मनीष सिसोदिया के इस केस से खुद को अलग कर रहा हूं। 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में अपनी शहादत देने वाले शुभकरण सिंह की बहन ने आज बठिंडा में पंजाब पुलिस को ज्वाइन कर लिया है। उनका मेडिकल क्लियर हो गया है। बता दें कि इस परिवार को भगवंत मान ने 2 दिन पहले ही 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी दी थी। जिन किसान जत्थेबंदियों ने शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में भाग नहीं लिया था, फाइनली वे भी मैदान में आ गई हैं और उन्होंने भी आंदोलन करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि वो कुछ महीने ज्ञापन खेलेंगे, उसके बाद वो दोबारा से किसान आंदोलन में सक्रिय होंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं ना कहीं हरियाणा में रथ यात्रा निकालने का फैसला लिया है। उनके साथ आज चौधरी वीरेंद्र सिंह भी बैठे नजर आए। 20 अगस्त से ये यात्रा शुरू हो सकती है। कहा जा रहा है कि इस यात्रा में वो भाजपा सरकार से लोगों के सवाल पूछेंगे। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा चुनाव जीत जाने के बाद राज्यसभा की सीट खाली हो गई है और अब उसके लिए बाय इलेक्शन होगा, उपचुनाव होगा, और इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी महिला नेताओं को आगे करने की सोच रही है। उसमें किरण चौधरी एक उम्मीदवार हो सकती हैं और सुनीता दुग्गल या बंतो कटारिया भी उनकी राज्यसभा उम्मीदवार हो सकती हैं। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि नेटो के बारे में है। हम सबको पता है कि वाशिंगटन डीसी में नेटो की बैठक हुई थी, जिसमें जितने भी नेटो के सदस्य हैं उन्होंने कहा है कि वो यूक्रेन की सदस्यता को लेकर अडिग हैं और भी जो सहायता यूक्रेन को चाहिए हैं उसको देने को लेकर भी वो प्रतिबद्ध हैं। लगभग 43 अरब डॉलर की सहायता नेटो ने यूक्रेन को देने का फैसला लिया है। उसमें F-16 फाइटर प्लेन भी शामिल है। इसके अलावा हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो एयरफोर्स जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो भी यूक्रेन को दी जाएगी, ताकि रसिया की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं उनसे बचा जा सके। तो एक हिसाब से नेटो बैक करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन को, क्योंकि नेटो की खासी इसको लेकर क्रिटिसिज्म हुआ है नेटो का कि यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध में धकेल दिया और एकदम से नेटो ने फिर कुछ भी नहीं किया। इसलिए एक हिसाब से जो 43 अरब डॉलर दिया गया है वो भी यही कारण है, और इसको लेकर बहुत बातें हो रही हैं कि नेटो यूक्रेन को कितना सपोर्ट करेगा, किस हद तक सपोर्ट करेगा। और दूसरी तरफ नेटो के सामने एक और चुनौती है, वो फलस्तीन और इजराइल का युद्ध भी है। तो नेटो 2 तरफा घिरा हुआ है। एक तरफ इजराइल फलस्तीन के ऊपर हमले कर रहा है और दूसरी तरफ उनके सहयोगी यूक्रेन के ऊपर रूस हमले कर रहा है। तो नेटो के लिए बड़ी एक हिसाब से हम कहें कि असमंजस की स्थिति है, और इसमें कहीं ना कहीं यूक्रेन को जो मदद पहुंचाने की कोशिश है वो ये दिखाने की कोशिश है कि वो अपने सहयोगियों के साथ हमेशा खड़ा रहता है।
अब हम अगर अगली खबर की बात करें तो वो कर्नाटका से आई। कर्नाटका में आज 2 कांग्रेस के विधायकों के घर पे ईडी पहुंची, कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। इसको लेकर हम सबको पता है कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं सेंटर स्टेट रिलेशन है। जिन स्टेट्स में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं उनमें इस किस्म की कार्रवाइयां गलत संदेश देती हैं। उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर पर इसे हमला बताया है। उन्होंने कहा कि जब हमने इस जो मौके पे मामला चल रहा है उसमें एसआईटी बना रखी है, तो ईडी यहां पर छापेमारी करने क्यों आ रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उसके ऊपर आज बात की है और कहीं ना कहीं एक नया मामला देखने को मिला जिसमें सेंटर स्टेट की पावर्स के ऊपर एक हिसाब से अपना हक जताने की कोशिश कर रहा है और इसको डीके शिव कुमार ने एक हिसाब से जवाब भी दिया है। हम अगर अगली खबर की बात करें तो हरियाणा से आई। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस हो गया है और आज फॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चंडीगढ़ में हुई जिसमें आकाश आनंद बीएसपी से आए हुए थे और अभय चौटाला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। 37 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी चुनाव लड़ेगी और तकरीबन 53 सीटों पे इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ेगी। इससे पहले भी हरियाणा में बीएसपी और आईएनएलडी का अलायंस रह चुका है। आकाश आनंद हम सबको पता है कि मायावती के भतीजे हैं। बहन मायावती ने तो ट्विटर पे इस पूरे अलायंस के बारे में ट्वीट कर दिया था, लेकिन आकाश आनंद आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने एक हिसाब से जो थर्ड फ्रंट है उसकी दावेदारी की बात कही है। अभय चौटाला ने भी कहा कि जो लोग बीजेपी को तो बाहर करना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस को भी सत्ता में वापस नहीं लाना चाहते, उनके लिए जो थर्ड फ्रंट है उसके दरवाजे खुले हुए हैं। जो और बाकी नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टियां हैं छोटी छोटी हरियाणा में, उनको भी ये लोग इकट्ठा करेंगे और एक थर्ड फ्रंट, मजबूत थर्ड फ्रंट बनाने की बात कही है। हम सबको पता है कि बीएसपी का जो लोकसभा चुनाव में जो एक हिसाब से उन्होंने भूमिका अदा की है उत्तर प्रदेश में, तो वो उसका फायदा बीजेपी को ही हुआ है। और इनेलो की जो अभय चौटाला थे, कुरुक्षेत्र की सीट कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस हारा है उसमें अभय चौटाला का भी एक रोल है। तो ये कई सारी थियरीज अभी चल रही हैं कि आरएसएस बीजेपी चौटाला फैमिली को और बहन मायावती को फ्यूल पंप पैसे पंप कर रही है और पैसे फ्यूल करने का उनका मोटिव भी यही है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की वोटें हैं, जो नॉन एक हिसाब से बीजेपी वोट्स हैं, जो बीजेपी से खफा वोटें हैं, उनमें बंटवारा हो और उसका फायदा बीजेपी को मिले। तो इस किस्म की थ्योरी इस समय हरियाणा की पॉलिटिक्स में चल रही हैं। इससे हम अगर अगली खबर की बात करें तो बिहार से आई। बिहार में नीतीश कुमार, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, काफी शक्तिशाली मुख्यमंत्री माने जाते हैं, वो एक इंजीनियर के पैरों में गिरते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि एक जेपी गंगा प्रोजेक्ट है, अगर आप इस साल उसको पूरा कर दे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो एक इंजीनियर के पैरों में गिरते हुए की उनकी जो तस्वीरें हैं वो वायरल हुई। उन्होंने, नीतीश कुमार ने स्टेज से कहा कि मैं आपके पैर पड़ता हूं, कहो तो आपके पैर पकड़ लेता हूं, प्लीज उस प्रोजेक्ट को पूरा कर दीजिए। तो इसको लेकर जो आरजेडी है, लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी, उन्होंने कहा है कि देखिए जो प्रशासन होता है या फिर जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं, अगर वो काम नहीं करते तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उनके पैरों में नहीं गिरा जाता। ये कमजोरी की निशानी है। तो नीतीश कुमार के ऊपर इस किस्म के हमले बिहार में हो रहे हैं। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि देखो अधिकारियों से बिल्कुल भी ऊंची आवाज में बात नहीं करते, उनके पैर पकड़ रहे हैं। इस किस्म की थियरी लगातार चल रही है। तो बिहार की पॉलिटिक्स में एक बड़ा मुद्दा है। इसका रीजन ये भी है कि बिहार में 15 दिन की बारिश में ही 13 पुल बह गए हैं। तो जो बिहार की डेवलपमेंट को लेकर जो चुटकुले बन रहे हैं और अभी एक जो प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है उसके लिए मुख्यमंत्री अधिकारियों के पैरों में गिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये चुटकुले बन रहे हैं बिहार की डेवलपमेंट को लेकर। हम अगर अगली खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में है। उनकी मुल्क वापसी हो गई है, घर वापसी हो गई है, यानी वो ऑस्ट्रेलिया से वापस घर पे आ गए हैं, भारत में आ गए हैं। और उन्होंने ऑस्ट्रिया में जो अपना फाइनल स्पीच दिया उसमें कहा कि भारत दुनिया में युद्ध नहीं बुद्ध देने वाला देश है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये क्यों कहा, उसका रीजन यही है कि उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल में जो पहला विदेशी दौरा चुना वो रूस का चुना और वहां पर उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की। इसको लेकर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि देखो कैसे एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद एक डिक्टेटर, एक तानाशाह के गले मिल रहा है। उसको लेकर खूब सारा इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उसी दिन हम सबको पता है कि यूक्रेन के ऊपर हवाई हमले रूस की तरफ से किए गए थे और यूक्रेन में 36 लोगों की मौत हुई थी जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। जब वो ऑस्ट्रिया में पहुंचे तो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे कार्ल नेमर, उन्होंने भी इस बात को उठाया। इस वजह से उनको ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि भारत दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध देने वाला देश है।
तो खैर उनको इतना स्ट्रेटेजी तो, इतनी जियो पॉलिटिक्स तो समझ आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को कि किस किस्म का माहौल है और वो इस माहौल में किससे मिलने जा रहे हैं। तो हालांकि उनकी इस विदेश यात्रा को गोदी मीडिया ने तो ये दिखाया कि देखो विदेशों में नरेंद्र मोदी की कितनी डिमांड है। जो ये सब घटनाक्रम हुआ है इसके बारे में कोई खास बात इंडिया में हुई नहीं। हम अगर अगली खबर की बात करें तो वो है मनीष सिसोदिया के बारे में। एक्साइज पॉलिसी को लेकर हम सबको पता है कि वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, दिल्ली शराब घोटाला, और उसको उनकी याचिका, जमानत याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए गई थी। सुनवाई हो रही थी, लेकिन एक जज ने, जस्टिस संजय कुमार ने अपने आप को उनके इस केस से अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि मेरे कोई निजी कारण है, इसलिए मैं अपने आप को इस केस से अलग कर रहा हूं। जैसे ही उन्होंने अपने आप को अलग किया तो जो सारी 3 जजों की बेंच थी वो सारी ही बैकआउट कर गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मनीष सिसोदिया के मामले में हम अलग से एक नई बेंच बनाएंगे, वो सुनवाई करेगी। और जो ये जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार वाली जो बेंच थी, इसने अपने आप को अलग कर लिया मनीष सिसोदिया के मामले से, और मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है उस पर दोबारा सुनवाई होगी। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया को तुरंत प्रभाव से कहीं ना कहीं एक हिसाब से राहत की ज़रूरत है, उनको जमानत की ज़रूरत है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो अगला बेंच है वही डिसाइड करेगा कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी या फिर वो न्यायिक हिरासत में ही तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे। हम अगर इससे अगली खबर की बात करें तो वो किसान आंदोलन के बारे में है। हम सबको पता है कि 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शुभकरण सिंह की डेथ हुई थी। आज उनकी बहन को पंजाब पुलिस में ज्वाइन करवा लिया गया है और उनको बठिंडा में उनकी ज्वाइनिंग हुई है। 2 दिन पहले भगवंत मान ने भी उस परिवार को मुआवजा दिया था। काफ़ी बड़ा मुद्दा बना था, हम सबको पता, चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और शुभकरण सिंह की डेथ के बाद उनके परिवार को जो एक हिसाब से सामाजिक संगठन हैं, किसान संगठन हैं और जो देश दुनिया में बसते हुए पंजाबी हैं, उन्होंने भी खूब सारी मदद भेजी थी। और उस परिवार को एक हिसाब से किसानों से भी और व्यापारियों से भी और प्रवासियों से भी और अब सरकार ने भी उनकी बहन को नौकरी देकर मदद पहुंचाई है। जरूरी भी था क्योंकि छोटी किसानी से आता है परिवार, 3 बहनें बची हैं पीछे और उनके सिर्फ 3 एकड़ ज़मीन है, जो फादर हैं वो कमा नहीं पाते हैं, तो ये मदद ज़रूरी भी थी। फाइनली उस परिवार को मदद पहुंची है। और अब इसी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक दूसरी खबर भी है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में डिसाइड हुआ है कि जो बाकी के बचे हुए संगठन हैं ये भी अब किसान आंदोलन में उतरेंगे। याद करिए, संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन में नहीं उतरा हुआ। उसमें राज्यपाल गुट आप कह सकते हैं, राज्यपाल गुट हो गया और जो लेफ्ट की कुछ जत्थेबंदियां होगी, ये अभी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव तो था ही और अब उन्होंने फैसला किया है कि वो दोबारा से मैदान में उतरेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने ज्ञापन खेलने का भी फैसला लिया है, यानी कि कुछ महीने वो ज्ञापन लेने देने में ही निकालेंगे। उसके बाद क्योंकि हम सबको पता है कि उनको हौसला कहाँ से आया है। कल हाईकोर्ट की जो जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस रोक नहीं सकती किसानों को दिल्ली जाने से, उसके बाद उनमें थोड़ी सी हिम्मत आई है। फिर उन्होंने तुरंत बैठक बुलाई है, मीटिंग बुलाई है और फिर आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। ये जो दबाव है कहीं ना कहीं ये उन किसान जत्थेबंदियों का दबाव है जो अभी भी बॉर्डरों पर आंदोलित हैं, चाहे खनौरी बॉर्डर हो चाहे शंभू बॉर्डर हो। हम सबको पता है स्वर्ण पंदेर हो या फिर सुरजीत फूल हो या फिर हम सबको पता है कि जो बरनाला हैं किसान नेता वो हों या फिर जो जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं वो हों और लोंगोवाल हों, तो ये सब ऐसे किसान नेता हैं जो लगातार खनौरी बॉर्डर के जो और शंभू बॉर्डर के मोर्चे हैं उन पर आंदोलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और हरियाणा की जो किसान जत्थेबंदी है बीके शहीद भगत सिंह अम्बाला से जो नवदीप सिंह जलवेड़ा, अमरजीत सिंह मोड़ी, ये लोग भी आंदोलित हैं। इस वजह से इन किसान जत्थेबंदियों का प्रेशर ही है कि जो SKM है, संयुक्त किसान मोर्चा है राज्यपाल गुट वाला, उसको भी अब आंदोलन करना पड़ेगा। हालांकि वो बहुत लेट हो गए, उनकी बहुत फजीयतें भी हुई हैं, उनकी यूनिटें भी टूटी हैं, लेकिन खैर अब उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो उनको समझ में भी आ रहा है कि उनको बिना आंदोलन किए ऐसे उनका काम चलने वाला नहीं है। हम अगर अगली खबर की बात करें तो वो हरियाणा से आई। हरियाणा में कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर काफ़ी गर्मी है और जो कांग्रेस पार्टी है उसमें कहीं ना कहीं CM पद के जो दावेदार हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उन्होंने एक रथ यात्रा निकालने की घोषणा की है। लगभग 20 अगस्त के आसपास ये यात्रा शुरू होगी और इस यात्रा को उन्होंने
रथ यात्रा का नाम दिया है। और ये रथ यात्रा बेसिकली क्या करेगी कि पूरे हरियाणा में घूमेगी और बीजेपी से सवाल पूछेगी, जो जनता के सवाल हैं वो उठाने का काम करेगी। तो ये आज भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। उनके साथ में चौधरी वीरेंद्र सिंह भी दिखाई दिए। हम सबको पता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र हुड्डा को एक हिसाब से ये माना जाता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन आज दोनों साथ थे। और हुड्डा ने कहीं ना कहीं 20 अगस्त से इस यात्रा करने की शुरुआत की है। ये यात्रा पहले मनोहर लाल खट्टर भी निकाल चुके हैं और ऐसी यात्रा भूपेंद्र हुड्डा भी निकाल रहे हैं। वैसे पॉलिटिशियंस के पास मैं तो देख रहा हूं कि आजकल जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वो बहुत सिमिलर सी होती जा रही हैं। सभी यात्रा निकालने में लग जाते हैं। एक बार एक पार्टी रथ यात्रा निकालती है, फिर दूसरी पार्टी रथ यात्रा निकालती है, लेकिन कोई जो एक नयापन है राजनीति में वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। हम अगर अगली खबर की बात करें तो वो राज्यसभा के चुनाव हैं। अब हरियाणा के जो एक हिसाब से कहें दरवाजे पर एक राज्यसभा का उपचुनाव भी खड़ा है। कारण क्या है? कारण ये है कि हम सबको पता है कि 2019 में जब दीपेंद्र हुड्डा अपना लोकसभा का चुनाव हार गए थे रोहतक से अरविंद शर्मा के खिलाफ, तो फिर उनको उनके पिताजी ने राज्यसभा भेजने का फैसला लिया था। हरियाणा में उस समय 31 विधायक कांग्रेस के पास थे और आसानी से दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा में चले गए थे। अब दोबारा अब लोकसभा चुनाव हुए तो 2024 में रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को बड़े मार्जिन से जीत हुई है। इस वजह से अभी उनका 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है राज्यसभा में। तो एक हिसाब से राज्यसभा की सीट खाली हुई है हरियाणा से, क्योंकि वो लोकसभा में चले गए हैं राज्यसभा से इस्तीफा देके। तो इस बाई इलेक्शन में राज्यसभा के में किरण चौधरी का नाम भी उछाल रही है बीजेपी, और बीजेपी बंतो कटारिया का और सुनीता दुग्गल का। बंतो कटारिया और सुनीता दुग्गल हम सबको पता कि दलित समुदाय से आते हैं, और जो किरण चौधरी हैं वो बंसीलाल की पुत्र वधू हैं, यानी कि उनके बेटे की बहू हैं, वो जाट समुदाय से आती हैं। तो बीजेपी कोशिश करेगी कि दलित चेहरे को आगे करे, क्योंकि जो रिजर्व सीट हैं सिरसा और अंबाला दोनों से बीजेपी को हार मिली है। अंबाला से बंतो कटारिया को हार मिली है, सिरसा से अशोक तंवर को हार मिली है। तो बीजेपी के पास कोई दलित चेहरा इस समय बड़े लीडर के तौर पर अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है। इस वजह से सुनीता दुग्गल या बंतो कटारिया को भेजा जा सकता है, या फिर किरण चौधरी को भी भेज सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक हिसाब से महिला जाट नेता भी नहीं है बीजेपी के पास। तो एक हिसाब से इन तीनों महिलाओं के बीच में ही गेंद रहने वाली है। देखना होगा कि किसका नंबर लगेगा। तो ये एक मोटा मोटा जो पॉलिटिकल खबरें थी देश भर की ये थी। इसके अलावा हम अगर बात करें तो पेरिस ओलंपिक को लेकर बहुत सारे खिलाड़ियों को हरियाणा में और इंडिया में जो ओलंपिक की तैयारी करने के लिए पहले जो राशि दी जाती है वो नहीं मिली है, यानी कि जो वजीफा मिलता है वो नहीं मिला है। इसको लेकर बड़ा बवाल हो रहा है। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि वो 1-2 दिन में ही ये काम करवा देंगे। तो पेरिस ओलंपिक के हम सबको पता है कि 1 महीने से भी कम समय रह गया है, और इस 1 महीने के अंदर ही एक महीना बचा है, और अभी तक जो एक हिसाब से तैयारी करने के लिए जो राशि देनी चाहिए थी वो सरकार ने नहीं दी है। और फिर इंडिया वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके ओलंपिक में मेडल आए। इस किस्म की ढिलाई कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का ही नुकसान करती है। और अब की बार पेरिस ओलंपिक पर सबकी नज़र भी रहेगी, क्योंकि इसमें विनेश फोगाट 50 किलो भार में अपनी दावेदारी पेश करेंगी, और उम्मीद लगाई जा रही है कि विनेश फोगाट इस बार मेडल जीत सकती हैं। तो ये आज की मुख्य खबरें थी, उनका विश्लेषण था। कल हम दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो यूएसए।